स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये चैप्टर हम दो पार्ट्स में लेंगे, ठीक है ना। इसके दो हिस्से हैं, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहले आप ये देखेंगे। पहली हेडिंग भी चैप्टर की है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं अपन। तो क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शब्दों को ध्यान से सुनना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। डेफिनेशन देने के लिए इलेक्ट्रिक स्ट्रीम में हमने जनरली इसका यूज किया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का। यूनिट पॉजिटिव चार्ज किस चार्ज को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम हो गया मतलब यूनिट चार्ज। और अगर पॉजिटिव है तो इट इज कॉल्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हालांकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज नेचर में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन डिफाइन करने के लिए अपन इसका यूज कर लेते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज का। तो अब अगले कुछ क्षणों में हम कुछ अनमोल शब्द बोलने जा रहे हैं। सभी लोग अपने श्रवण यंत्र हमारे मुखाग्र बिंदु की ओर केंद्रित कर दें और ध्यान से अनमोल शब्द सुने। डेफिनेशन आ रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, पहले अंग्रेजी में फिर इंग्लिश में। वर्ड्स को ध्यान से पकड़ना। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, शब्दों को पकड़ना, किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से, कहां से? इंफिनिटी से। इंफिनिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इतनी दूर होगा। इंफिनिटी एक ऐसा पॉइंट जहां किसी चार्ज की कोई पहुंच नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जहां ना। तो किसको ला रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। कहां से ला रहे हैं? इंफिनिटी से। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट, कहां तक? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक कहां से ला रहे हैं? इंफिनिटी से। किसको ला रहे हैं? कहां से ला रहे हैं और कहां तक ला रहे हैं? तीनों वर्ड पकड़ लिए। किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहां से? इंफिनिटी से। कहां तक? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट। अब हम लाएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जितना वर्क करना पड़ता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, जिससे हम उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या कहते हैं उस पॉइंट पर? इलेक्ट्रिक। अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग वर्क डन होगा, तो अलग अलग पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो अगर अब हम इंग्लिश में डिफाइन करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? आप सुनना शब्दों को ध्यान से। वर्क डन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिखते भी जाए साथ साथ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज वर्क डन। कौन सा वर्क डन? इन ब्रिंगिंग। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग हम ला रहे हैं। किसको ला रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसको ला रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से ला रहे हैं? तो फ्रॉम इंफिनिटी। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। किसको ला रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। कहां से ला रहे हैं? इंफिनिटी से। और है क्या ये? वर्क डन। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू, कहां ला रहे हैं? टू एनी पॉइंट। पॉइंट कहां है? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। टू एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात समझ में आई? क्या लिखा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric potential. Is called electric potential at that point. क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट। तो किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बार और सुन लो। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वर्क डन। कौन सा वर्क डन? इन ब्रिंगिंग। वर्क डन इन ब्रिंगिंग किसको ला रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से ला रहे हैं? फ्रॉम इंफिनिटी। कहां ला रहे हैं? टू एनी पॉइंट। पॉइंट कहां है?
inside electric field. So work done in bringing a unit positive charge from infinity to any point inside electric field is called electric potential at that point. Clear है कि नहीं? पर्टिकुलर पहले तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो पहले डेफिनेशन क्लियर हो गई. तो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इसको डिनोट करते हैं कैपिटल V से. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V. लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं कैपिटल V से. इज दैट क्लियर? और चूंकि ये वर्क डन है तो कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर या वेक्टर? वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर. ये भी लिख लेना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैसे डिनोट करते हैं और कैसी क्वांटिटी है, समझ में आया? What is electric potential? Work done in bringing a unit positive charge from infinity to any point inside electric field is called electric potential of that point. It is denoted by capital V and it's scalar quantity. कैसी quantity है ये? Scalar quantity. अब जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज इज नॉट पॉसिबल इन नेचर. तो जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं होता था, तो उसका सब्स्टिट्यूट अपन क्या लेते थे? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. तो क्यू नॉट से किसको डिनोट करते हैं? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. तो एक ऐसा ही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम यहां पे भी लेंगे. चूंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज नेचर में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाएंगे इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट तक, और लाने में देखेंगे कितना वर्क डन हुआ. वर्क डन कैलकुलेट करेंगे अपन. तो सपोज एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन आ रहा है कितना? W वर्क करना पड़ रहा है किसको लाने में? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लाने में इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट तक. क्लियर है? तो अब 1 चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? क्यू नॉट चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ रहा है कितना? W. तो 1 चार्ज को लाने में कितना करना पड़ेगा? न्यूटनी मेथड जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 4 चॉकलेट आती है 12 रुपए की, एक आएगी कितने की? 12 में 4 का डिवाइड कर देंगे. जैसे यहां पर W बाय Q. तो 1 चार्ज को लाने में, 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है? W बाय Q नॉट. 1 चार्ज मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन W बाय Q नॉट होगा. और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का V इक्वल टू क्या होगा? W बाय Q. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला हो गया ये. वैसे लिख सकते हैं अपन पहले कि इफ, हाँ आप चेंज करके ऐसे लिखेंगे, इफ W वर्क इज डन, इफ W वर्क इज डन in bringing, if W work is done in bringing a positive test charge, if W work is done in bringing a positive test charge Q naught, in bringing a positive test charge Q naught from infinity to a point, from infinity to a point inside electric field, from infinity to a point inside electric field. ठीक है, इतनी बात को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं. क्या माना है अपन ने? कि W work is done in bringing a positive test charge Q naught from infinity to a point inside electric field, then electric potential at that point, will be, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? ये फॉर्मूला लिख लीजिए, V इक्वल टू W अपॉन Q. ठीक है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट. एनी डाउट? और यहीं से
आपके यूनिट और डायमेंशन आ जाएंगी। फॉर्मूला ये आ गया, V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। यहां से यूनिट क्या होगी, तो लिखिए ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, तो क्या ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, भाई वर्क और चार्ज दोनों की पता है। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की क्या होती है, कूलम। अपॉन में है, यूनिट बन जाएगी जूल पर कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलम। कहां से बनी, यही से बनी। वर्क की जूल होती है, चार्ज की कूलम होती है, एंड इट इज कॉमनली नोन एज वोल्ट। जूल पर कूलम एंड इज ऑल्सो नोन एज वोल्ट। वोल्ट के लिए सिंबल V। जूल पर कूलम और वोल्ट, ये ऐसा यूनिट हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। एनी डाउट? देन वी कम टू द डायमेंशंस। क्वांटिटी पहले ही बता चुके हैं, कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट इज जूल पर कूलम और वोल्ट। रूट फार्मूला ये, यही से यूनिट बनेगी, यही से डायमेंशन बनेगी। तो क्या फार्मूला, V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, या W अपॉन क्यू भी बोल सकते हैं। एंड डायमेंशंस क्या होंगी, तो वर्क की डायमेंशन तो हम जानते हैं क्या होती है वर्क की, ml2 T-2। ml2 T-2 ये डायमेंशन होती है किसकी, वर्क की। एंड चार्ज की डायमेंशन हम फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल सबसे पहले शुरुआत की किससे करी थी, चार्ज की डायमेंशन से। तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, एंड जिनको ना पता हो याद रखना, चार्ज की डायमेंशन होती है 80। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, 80। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन क्या बनेगी, ध्यान से देखिए, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होंगी ml2 T-3। ये T नीचे से जाएगा ऊपर, -2 ऑलरेडी था, -2 एंड -1 विल बी -3। ये ऊपर जाएगा तो A -1। तो डायमेंशन जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, ml2 T-3 A -1। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट हो गई, डायमेंशंस हो गई। क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। सीजीएस यूनिट भी बता देते हैं आपको। सीजीएस यूनिट में हमने आपको पहले ही गुरुमंत्र दे दिया था पहले चैप्टर में ही। ऐसा यूनिट बताओ किसी क्वांटिटी की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसकी सीजीएस यूनिट बनाने के लिए कुछ नहीं, स्टैट लगाना है बस आपको। जैसे अपने वहां पढ़ी थी ऐसा यूनिट चार्ज की क्या थी, कूलम। तो सीजीएस यूनिट क्या होगी, स्टैट कूलम। यहां पर ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट। तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, स्टैट। और क्या रिलेशन होता है एक वोल्ट और एक स्टैट वोल्ट में, वो भी समझ लीजिए। 1 वोल्ट इक्वल टू, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकता है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 स्टैट वोल्ट। एक वोल्ट और स्टैट वोल्ट में रिलेशन होता है। नॉर्मली ऐसा यूनिट बड़ी होती है सीजीएस यूनिट से, लेकिन यहां पर उल्टा है, यहाँ वोल्ट छोटा है स्टैट वोल्ट से। 1 वोल्ट इक्वल टू 300 नहीं, 1/300 स्टैट वोल्ट। क्या लगी नहीं, क्वांटिटी कैसी है, स्केलर। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डेफिनेशन क्लियर हो गई। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट inside electric field. It is called electric potential at that point. It is denoted by capital V. It is a scalar quantity. Formula क्या है, V equal to W by Q naught. ऐसा यूनिट क्या है, जूल पर कूलम और वोल्ट। सीजीएस यूनिट क्या है, स्टैट वोल्ट। And what is the relation between volt and stat volt? 1 volt equal to 1/300 stat volt. There again. Dimensions are ml2 T-3 A -1. क्लियर है कि नहीं? अब ये चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए यहां पर चार्ज के साइन का भी फर्क पड़ेगा। इससे पहले जो क्वांटिटीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड बोथ वर वेक्टर क्वांटिटीज। तो जब भी हम निकालते थे किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, तो वहां पे अपन चार्ज का क्या लेते थे, केवल मैग्नीट्यूड, साइन नहीं लेते थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते थे, क्लियर है कि नहीं, बट उनकी डायरेक्शन होती थी, डायरेक्शन फाइंड करते थे।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ध्यान ये रखना है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन तो होगी नहीं, डायरेक्शन मान करने में बैठ जाना है। लेकिन याद ये रहे यहां पे साइन पे डिपेंड करे, यानी यहां साइन इग्नोर मत कर। अगर साइन पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल भी कैसा होगा? पॉजिटिव। चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी कैसा होगा? नेगेटिव। ये चाहो तो ऐसा नोट नीचे लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज is positive. Electric potential due to positive charge is positive, and due to negative charge is negative. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, याद रखना। फोर्स और फील्ड की तरह नहीं है, ध्यान रखना। स्केलर क्वांटिटी है, इट इज पॉजिटिव ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। एनी डाउट? अब यहां से एक बात और जहन में आती है कि अगर ये पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है तो जीरो भी होना चाहिए। क्या किसी कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो भी होता है? तो याद रखना बिल्कुल होता है, लेकिन किसका जीरो माने? पोटेंशियल जीरो किसका माने? जीरो एक बार पता चल गया तो अपन देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, भाई जीरो से बड़ा होगा पॉजिटिव, जीरो से छोटा होगा वो नेगेटिव। और जीरो पोटेंशियल किसका किसका कंसीडर करा जाए जीरो पोटेंशियल? एक बात ध्यान रहे, कोई भी स्केल बनाते समय जीरो जब अपन चुनते हैं तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो जीरो हो हमारा वो चेंज ना हो टाइम के साथ। जीरो शुड बी कांस्टेंट, उसकी फिक्स वैल्यू हो, ऊपर नीचे ना हो, फ्लक्चुएट ना हो, तो जीरो शुड बी कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि अर्थ से हम किसी भी एलिवेटेड पार्ट की हाइट मेजर कर रहे हैं। क्या मेजर कर रहे हैं? हाइट। किसकी? किसी एलिवेटेड पार्ट, कुतुब मीनार की कर रहे हैं या किसी भी चीज की कर रहे हैं, हाइट माउंट एवरेस्ट की कर रहे हैं। कहां से? अर्थ सरफेस से। तो हम जीरो किसको चुनेंगे? जीरो लेवल किसको मानेंगे? बहुत से कहेंगे अर्थ सरफेस से कर रहे हैं, इसमें क्या कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें, है ना। अर्थ सरफेस से मेजर करना तो अर्थ सरफेस को जीरो मानेंगे, लेकिन नहीं, अर्थ सरफेस को जीरो नहीं मानते। और क्यों नहीं मानते? क्योंकि जीरो शुड बी कांस्टेंट एंड अर्थ सरफेस इज नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर। कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, सब जगह एक सा है क्या? वो कांस्टेंट रहता है क्या? आज कहीं पता चला समतल मैदान पड़ा था, कल वोट डाला आपने, हाई बना दी, पता चला अगले दिन वहां पे कोई आपने बिल्डिंग बना दी, वो जो खलीफा बन गया, है कि नहीं? तो क्या है, सब जगह एक सा नहीं, कांस्टेंट नहीं है अर्थ, और कांस्टेंट नहीं है तो वो हमारा जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज जीरो शुड बी कांस्टेंट। तो फिर वहां पे हम अर्थ सरफेस से किसी भी एलिमेंट पार्ट की हाइट मेजर करनी है तो जीरो किसको चुनते हैं? बताओ, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, किसी दिमाग में हो तो। अर्थ सरफेस को तो लेते नहीं है, सेंटर ऑफ अर्थ। जीरो किसको लेंगे? सेंटर ऑफ अर्थ ना। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, वो भी आपकी देख लिया हमने। एक्चुअली हम सी लेवल को लेते हैं। किसको लेते हैं जीरो लेवल? टू मेजर हाइट ऑफ एनी एलिवेटेड पार्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस, सी लेवल इज टेकन एज जीरो। तो जीरो लेवल किसको मानते हैं हम? सी लेवल, समुद्र तल। समझ में आया? हाई, बिकॉज द सी लेवल इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसी तरह हमारा मन हुआ आज तो समुद्र खाली कर देंगे और 1000 बाल्टी पानी निकाल लिया समुद्र में से। हम तो 1000 बाल्टी निकाल के थक गए, लेकिन समुद्र की सेहत को कोई फर्क पड़ा क्या? जो लेवल था वही रहेगा, 1000 बाल्टी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। और किसी ने अपने को जोश आ गया, 1000 बाल्टी पानी समुद्र में डाले है, इतनी एनर्जी वेस्ट कर ली अपन, 1000 बाल्टी पानी घर से डाल के समुद्र में डाले है। आज तो लेवल बढ़ा दूंगा, जीतूंगा नहीं साला, है कि नहीं? पर क्या होगा? क्या लेवल बढ़ जाएगा समुद्र का? नहीं। तो हमने क्या देखा कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर समुद्र में ऐड करने से या समुद्र में से कुछ वाटर निकाल लेने से समुद्र के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। इट्स सी लेवल रिमेन्स कांस्टेंट।
तो वो जीरो चुनने के लिए सुटेबल है. जीरो शुड बी कांस्टेंट. तो सिमिलरली अगर हम किसी कंडक्टर के पोटेंशियल को जीरो चुनना चाहते हैं तो दैट कंडक्टर शुड बी लाइक सी, समुद्र की तरह होना चाहिए उसका. कि कितना भी चार्ज उसको दे दो, कितना भी चार्ज उससे ले लो, उसकी सेहत पे कौन फर्क ना पड़े. ऐसा कंडक्टर कोई अगर हो तो वो हमारे लिए बढ़िया होगा, उसका पोटेंशियल हम जीरो मान लेंगे. तो कुछ ऐसा याद आ रहा है, कोई कंडक्टर कभी चक्कर हुआ है? कोई ऐसा कंडक्टर कितना भी चार्ज दे दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कितना भी चार्ज ले लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अर्थ अर्थ अर्थ, ठीक है ना, द मदर अर्थ, धरती मैया. इनका अरे में अपन ने पहले भी पढ़ा है, ओशन ऑफ चार्ज कह सकते हैं. कितना भी चार्ज उसको दे दो, कितना भी चार्ज उसको ले लो, है कि नहीं. अर्थ से कितना भी चार्ज ले लो, कितना भी चार्ज उसको दे दो, की फर्क पड़ता. इसको पोटेंशियल चेंज होता है क्या? नहीं. पोटेंशियल ऑफ अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट वॉट एवर अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू इट और टेकन फ्रॉम इट. दैट इज व्हाई पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड जीरो. पॉइंट टू बी नोटेड. लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए. अलग से नोट पॉइंट. पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड जीरो. अर्थ के पोटेंशियल के ऊपर क्या मानते हैं? जीरो. पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड जीरो because any amount of charge given to it, ठीक है ना, एक बात फिर रिपीट कर रहा हूं. पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड जीरो. पोटेंशियल ऑफ अर्थ को क्या मानते हैं अपन? जीरो मानते हैं. पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड जीरो. और क्यों मानते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? बिकॉज एनी अमाउंट ऑफ चार्ज given to it, any amount of charge given to it or taken from it, any amount of charge given to it or taken from it makes no difference in its electrical state. Makes no difference in its electrical state. Clear है बेटा? तो ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है क्वेश्चन, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज, याद रखना जीरो. ऐसे आ सकता है पोटेंशियल ऑफ डैश इज जीरो. किसका जीरो माना जाता है? अर्थ का. अलग से रीजनिंग क्वेश्चन भी बन सकता है कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड जीरो, एक्सप्लेन व्हाई. फिजिक्स में एक्सप्लेन व्हाई और केमिस्ट्री में व्हाट हैपेंस व्हेन, ये कहीं भी घुस जाते हैं, है कि नहीं. तो एक्सप्लेन व्हाई पूछ सकते हैं कि क्यों है अर्थ का पोटेंशियल जीरो, क्यों मानते हैं. तो रीजन भी इसमें आपको लिखा दिया हमने. बिकॉज एनी अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू इट और टेकन फ्रॉम इट मेक्स नो डिफरेंस इन इट्स इलेक्ट्रिकल स्टेट. इसलिए अर्थ का पोटेंशियल क्या माना जाता है? तो पोटेंशियल क्लियर हो गया. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये जो अपन ने पढ़ा, ये डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. डेफिनेशन हो गई, यूनिट एंड डायमेंशन हो गई. अब अपन आते हैं कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. कंसेप्ट क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अगला हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. देखिए, जो चीजें हमको दिखाई नहीं देती तो उनको समझना बड़ा मुश्किल है. तो उनको समझाने के लिए हमको कुछ ऐसी चीजों का एग्जाम्पल देना पड़ता है जो हम देख पाए. तो जो हमें दिख रही हैं उनके बारे में तो नॉलेज होती है, और जो नहीं दिख रही हैं, दिखती नहीं, उनके बारे में नॉलेज भी नहीं है. तो उनके बारे में नॉलेज कलेक्ट करना है तो उसका कंपैरिजन किससे करना चाहिए? जो दिखती है चीज. तो टीचिंग लाइन में इस कंसेप्ट को बोलते हैं, इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, फ्रॉम नोन टू अननोन.
जो चीज नोन है, जो हम जानते हैं, उससे जो अननोन चीज है उसकी ओर बढ़ना। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको दिखाई नहीं देता, चार्ज हमको दिखाई नहीं देता, ठीक है कि नहीं। पर जो चीजें हमको दिखाई देती हैं, जो इनके बारे में हमें जानकारी है, वहां से हम इनको कंपेयर अगर करें तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो मैं बोल रहा हूं शब्द को ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वही इंपॉर्टेंस है, जो इंपॉर्टेंस जो ब्रांचेस हम पढ़ चुके थे उनसे तुलना कर रहे हैं। 11th में हमने 2 ब्रांचेस पढ़ी, एक हाइड्रोस्टैटिक्स जिसमें लिक्विड के फ्लो के बारे में पढ़ा है हमने, और एक हीट, इसमें हीट फ्लो के बारे में पढ़ा है। तो हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हीट 2 ब्रांचेस जो हमने क्लास 11th में पढ़ी हुई है। हाइड्रोस्टैटिक यानी फ्लूइड के बारे में जहां पढ़ा था अपन ने, और हीट, पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक अच्छी खासी यूनिट है। तो याद रखना, हम कंपेयर उनसे करके बताएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ठीक वही इंपॉर्टेंस है जो हाइड्रोस्टैटिक्स में था लिक्विड लेवल का। हाइड्रोस्टैटिक्स में किसका था? लिक्विड लेवल का, और हीट में था किसका? टेम्परेचर। ठीक है कि नहीं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड का ठीक वही इंपॉर्टेंस है इसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड का वही इंपॉर्टेंस है जो इंपॉर्टेंस हाइड्रोस्टैटिक्स में है लिक्विड लेवल का, और हीट में है टेम्परेचर। जो बच्चे जूम पे ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं वो ये याद रहे कि क्लास अभी ओवर होने वाली है और तुरंत ही मीटिंग स्टार्ट कर देंगे, तो ब्रेक नहीं होगा बीच में, तुरंत ही ज्वाइन कर। क्लियर है कि नहीं? तो लिक्विड लेवल में हाइड्रोस्टैटिक्स का, ठीक है ना, हाइड्रोस्टैटिक्स में लिक्विड लेवल का और हीट में टेम्परेचर का जो इंपॉर्टेंस था, वो इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड का है किसके अंदर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये लाइन लिख भी लीजिए आप, ठीक है ना। लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज सेम इंपॉर्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज सेम इंपॉर्टेंस in hydrostatics. Electric potential has same importance in hydrostatics as that of इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स गलती से बोल गया, एक बार फिर सुन लीजिए। क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज सेम इंपॉर्टेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Electric potential has same importance in electrostatics as that of liquid level in hydrostatics liquid level in hydrostatics and temperature in heat. हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हीट ये भी फिजिक्स की ब्रांचेस हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स में जो इंपॉर्टेंस लिक्विड लेवल की थी, हीट में जो इंपॉर्टेंस टेम्परेचर की थी, सेम वही इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की किसमें है? लिक्विड लेवल इन हाइड्रोस्टैटिक्स एंड टेम्परेचर इन हीट। लिक्विड लेवल के हाइड्रोस्टैटिक्स में और टेम्परेचर की हीट में जो इंपॉर्टेंस थी, वही इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड की है किसके अंदर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। आपको बता रहा था कि एक और एग्जांपल से समझ लें इस चीज को। सपोज हमारे पास ये 2 बर्तन है, ट्रांसपेरेंट है, तो जिसमें हम लिक्विड और लिक्विड लेवल देख सकें। तो ऐसे 2 बर्तन है, ए और बी, दोनों में लिक्विड भरा हुआ है लेकिन अलग अलग लेवल का। एक में लिक्विड का लेवल हाई है, एक में लिक्विड का लेवल लो है, और अब इन दोनों बर्तनों को हमने एक पाइप के द्वारा आपस में कनेक्ट कर दिया। क्लियर है कि नहीं? अब ये बताने के लिए
बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, दूध वाले भैया ही बता देंगे हमारे कि अगर हम यहां पर लिक्विड का ऐसी कंडीशन पाइप से कनेक्ट कर दिया तो लिक्विड का फ्लो होगा कि नहीं होगा? ये बताइए पहले, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अगर फ्लो होगा तो किससे किसकी ओर होगा? ए से बी की ओर, मतलब हाई लेवल कंटेनर टू लो लेवल कंटेनर होगा। क्लियर है कि नहीं? और कब तक होगा? जब तक दोनों के लेवल इक्वल ना हो जाए। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? सब जानते हैं, हम बचपन में भी बता सकते थे सवाल का जवाब, है कि नहीं? अगर दो बर्तन हैं, दोनों बर्तनों में लिक्विड भरा है लेकिन लिक्विड का लेवल अलग अलग है, तो लेवल डिफरेंस के कारण लिक्विड का फ्लो होता है। अच्छा, एक बात और बताओ मुझे कि अगर दोनों बर्तनों लिक्विड तो बराबर भरा होता, अमाउंट ऑफ लिक्विड सेम होता, लेकिन लिक्विड लेवल अलग अलग होते, ठीक है ना? लिक्विड लेवल अलग अलग होते, एक में हाई लेवल होता है, एक में लो लेवल, लेकिन अमाउंट ऑफ लिक्विड दोनों में सेम होता। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता था? भाई बर्तन एक चौड़ा एक पतला हो सकता है। अब चौड़े बर्तन में उतना ही लिक्विड डालोगे तो लेवल क्या रहेगा? कम, और पतले बर्तन में उतना ही लिक्विड डालोगे तो लेवल क्या होगा? हाई। तो ऐसी कंडीशन में डिफरेंस किसका है? लिक्विड लेवल का, अमाउंट ऑफ लिक्विड का नहीं। तो अगर एक पाइप के द्वारा कनेक्ट करें तो लिक्विड का फ्लो होगा कि नहीं होगा? भैया थोड़ा सा टेंशन दे दिया, होगा तो होगा कि नहीं होगा? होगा होगा अमाउंट ऑफ लिक्विड इज सेम बट द लिक्विड लेवल इज डिफरेंट। होगा लिक्विड का फ्लो होगा कि नहीं होगा? फिर भी होगा। यानी अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता लिक्विड का फ्लो। लिक्विड का फ्लो किस पे डिपेंड करता है? लेवल डिफरेंस, लिक्विड लेवल पे। इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ लिक्विड लेवल्स इन बोथ द कंटेनर्स, द लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम हाई लेवल कंटेनर टू लो लेवल कंटेनर, and this flow of liquid continues till the potentials of both the level of both the container become same, जब तक दोनों के लेवल सेम ना हो जाए। आए कि ना समझ में? यानी ये जो लिक्विड फ्लो हो रहा है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? लिक्विड लेवल का डिफरेंस। और जैसे ही लेवल डिफरेंस खत्म हो गया, दोनों के लेवल इक्वल हो जाएंगे, फ्लो ऑफ लिक्विड अपने आप ही क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर दो कंडक्टर्स हम लें, एक बर्तन को कंपेयर किससे करेंगे? कंडक्टर से। और लिक्विड को कंपेयर किससे करें? चार्ज से। तो वहां पे दोनों बर्तनों में लिक्विड भरा था, या दोनों ही कंडक्टर्स कैसे हैं? चार्ज। तो वी हैव टू चार्ज कंडक्टर्स। उनमें डिफरेंट क्या था? लिक्विड लेवल। और लिक्विड लेवल का जो इंपॉर्टेंस वहां था, यहां वो इंपॉर्टेंस किसका है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। मतलब हमारे पास अगर दो कंडक्टर्स हैं, दो चार्ज कंडक्टर्स, जिनके क्या अलग अलग हैं? पोटेंशियल। क्या अलग अलग हैं? अगर पोटेंशियल अलग अलग है मतलब हम कह सकते हैं दोनों के बीच में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब वहां पे तो अपन ने कनेक्ट किया था किससे? एक पाइप से, क्योंकि लिक्विड का फ्लो तो पाइप से हो जाता है। अब चार्ज का फ्लो पाइप से तो होगा नहीं, तो चार्ज के फ्लो के लिए क्या चाहिए? कंडक्टिंग वायर। अगर दो चार्ज कंडक्टर्स हों जिनके पोटेंशियल्स हों अलग अलग, और उनको अगर हम एक कंडक्टिंग वायर के द्वारा आपस में कनेक्ट कर दें, तो जैसे लिक्विड का फ्लो हुआ था, यहां किसका फ्लो होगा? चार्ज। एंड चार्ज का फ्लो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, है कि नहीं? यानी करंट फ्लो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो मतलब करंट का फ्लो। करंट का फ्लो कब होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक का पोटेंशियल हाई, एक का पोटेंशियल लो, पोटेंशियल डिफरेंस है दो कंडक्टर्स के बीच में, और उनको कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग वायर से, तो चार्ज यानी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किससे किसकी ओर होगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल कंडक्टर टू लोअर पोटेंशियल कंडक्टर। और कब तक होगा? जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो। तो ये पोटेंशियल चार्ज वाली चीजें हमको दिखाई नहीं दे रही थी, बिकॉज अननोन फॉर अस। लेकिन इसको कंपेयर किया किससे? लिक्विड। लिक्विड लेवल जो दिखाई देती है, जिसके बारे में हम बचपन से जानते हैं, बिना पढ़ा लिखा आदमी भी जानता है, प्रैक्टिकल से जानता है। तो फ्रॉम नोन टू अननोन अपन ने इस कंसेप्ट को समझ लिया, ठीक है कि नहीं? और यहां अगर हीट से कंपेयर कर लें, तो हीट में भी हम जानते हैं कि अगर दो बॉडीज हो, दोनों बॉडीज के टेम्परेचर क्या हो? डिफरेंट। एक हाई टेम्परेचर बॉडी है, एक लो टेम्परेचर बॉडी है, गर्म एक ठंडी, उनको अपन मिक्स कर दें या कांटेक्ट में रख दें, तो अपन देखते हैं हीट का फ्लो भी होता है। हीट का फ्लो किससे किसकी ओर होता है? फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। और ये फ्लो भी कब तक होता है? जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एनी बॉडी,
हम पोटेंशियल को कह सकते हैं डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एनी। क्लियर है? ये है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे पहले क्या पढ़ा था? डेफिनेशन पोटेंशियल के कंसेप्ट समझ रहे हैं आप। तो अपन ने जो लाइन लिखी थी, क्या लिखी थी? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज सेम इंपॉर्टेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स as that of liquid level in hydrostatics and temperature in heat। अब आगे इसमें हम ये बात ऐड ऑन कर रहे हैं, तो लिखिए आगे, when two conductors, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करंट इलेक्ट्रिसिटी के बीच में ब्रिज का काम करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब जहां चार्ज रेस्ट में था, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब जहां चार्ज मूव कर रहा है। तो चार्ज कब मूव करेगा? कंडीशन फॉर मूविंग चार्ज ये है, ठीक है ना? एक डाउट है, when two charge conductors having different potentials, when two charge conductors having different potentials are connected by, when two charge conductors having different potentials are connected by a conducting wire, कैसा वायर? कंडक्टिंग वायर। then charge flows from higher potential conductor, इससे किसकी ओर फ्लो होगा? from higher potential conductor to lower potential conductor, from higher potential conductor to lower potential conductor, and this flow of charge continues, ये फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। दिस फ्लो ऑफ चार्ज continues till the potentials of both conductor potentials of both the conductor become same, till the potentials of both conductor become same। समझ में आ गया? आया? ये कहानी क्लियर हुई? कंपेयर किससे करके बताया? इससे जो चीज हमको दिखाई दे रही है, ठीक है ना? यहाँ पे अपन ने कैसे लिखा, कंसेप्ट को कैसे पकड़ा कि when two charge conductors having different potentials are connected by a conducting wire, then the charge flows from higher potential conductor to lower potential conductor, and this flow of charge continues till the potentials of both the conductors become equal। ये flow of charge कब तक चलता है? जब तक दोनों कंडक्टर्स में पोटेंशियल इक्वल नहीं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? यानी चार्ज का फ्लो होने के लिए, करंट का फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है? देयर मस्ट बी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल के कारण फ्लो नहीं होता। अकेला एक पोटेंशियल तो कितना भी हाई बना रहे, अकेला लो है तो कितना भी लो बना रहे, अकेले हाई अकेले लो से करंट फ्लो नहीं। फॉर करंट फ्लो इफ देयर इज हाई देयर मस्ट बी लो आल्सो। जब एक हाई भी होगा एक लो भी होगा और उनके बीच अपन कनेक्शन बना लेंगे तो करंट का चार्ज का फ्लो होगा। कैसे फ्लो होगा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल कंडक्टर टू लो पोटेंशियल कंडक्टर। कब तक होगा बेटा? जब तक लेवल इक्वल ना हो जाए, जब तक उनके पोटेंशियल सेम ना हो जाएं। तो जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ये जो अपनी हाई टेंशन लाइन होती है ऊपर, उन पे कोई चिड़िया आके बैठ जाए, बर्ड सिटिंग ऑन हाई टेंशन लाइन, धमाका, उसको कोई करंट नहीं लगता।
जब तक बैठ रहा हूं बैठती है आराम से, चली आती है। उसको देख के हमारे मन में भी ऐसा है यार इसको कुछ नहीं हो रहा तो मैं क्या होएगा हैं? और अपन जमीन पे खड़े हैं, अपन ने वायर को पकड़ लिया सैग में, क्या होगा? अपने को जोर का झटका धीरे से लग जाएगा। अब अपने को लग गया, उसको नहीं लगा, भाई ऐसा क्यों, पार्शियलिटी क्यों? तो यहां क्या था, जब चिड़िया अकेली बैठी थी हाई टेंशन लाइन पे, तो हाई तो मिल रहा था उसको वोल्टेज, हाई पोटेंशियल तो मिल रहा था, बट सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो सर्किट कंप्लीट नहीं था, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। हमारे केस में क्या हुआ, अपने पैर का जमीन पे, अर्थ का पोटेंशियल लो 0, और पकड़ लिया अपन ने क्या, वायर, हाई भी मिल गया, लो भी मिल गया, और अपन जानते हैं अपनी बॉडी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो सर्किट कंप्लीट हो गया, हाई भी मिल गया, लो भी मिल गया, कनेक्शन बन गया, तो चार्ज का फ्लो हो जाएगा हाई से लो की ओर, और अपनी हालत हो जाएगी शॉक लगा हमारे लड़के बन जाएगी ना। रख सकते हो, लेकिन ऐसी रिस्क मत लेना, पता तारी टूट गया है तो सर में घाटा कुछ नहीं होगा, करंट से तो बच गए, लेकिन पता चला हाथ में थोड़ा बैठे, ठीक है ना। और उसमें भी क्या होता है कि देखिए जो हाई टेंशन लाइन होती है ना, ट्राई करना, बताइए यही करवा देंगे। तो बात समझ में आई, क्लियर हो गया? तो याद रखना कि क्या जरूरी है करंट के फ्लो होने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट ओनली पोटेंशियल। आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी एक कनेक्शन वगैरह, कूलर चलाना है, एसी चलाना है, अपन क्या करते हैं, प्लग लगाते हैं, एक स्विच भी होता है कि नहीं? आप कई जगह जुगाड़ से काम चल रहा है, स्विच है ही नहीं, खाली प्लग लगा दिया तो चालू हो गया, प्लग खींच लिया तो बंद हो गया। और तो कई जगह तो और जुगाड़ प्लग भी नहीं है, 2 तार है बस, है कि नहीं? दोनों तार टूट दिए तो क्या हो गया, करंट फ्लो हो गया, कूलर चल गया, है कि नहीं? कूलर हीटर जो भी चलाना है और खींच दिए तो बंद हो गया। अब जो 2 तार होते हैं, अब उन दोनों में से एक तार होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल। जब दोनों ही इंसर्ट करेंगे आप, यानी हाई भी और लो भी, तो सर्किट कंप्लीट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट फ्लो होगा। लेकिन दोनों में से एक अकेला पॉजिटिव वाला लेके खूब घुसरते रहो, करंट फ्लो होगा क्या? नहीं। अकेला लो वाला खूब कोशिश करते रहो, होगा क्या? नहीं। कब होगा? जब आप दोनों इंसर्ट करेंगे ना, हाई भी मिलेगा, लो भी मिलेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट का फ्लो। तो फॉर फ्लो ऑफ करंट क्या जरूरी है? पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ गया? और इस फेस पे जैसे हमने टेम्परेचर को कहा था, व्हाट इज टेम्परेचर, डेफिनेशन अपने 11th में पढ़ी थी। टेम्परेचर को डिफाइन करते थे, डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। तो सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल को यहाँ पे डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल। यानी एक तरह से हम चार्ज का लेवल कह सकते हैं, पोटेंशियल। ये बात भी आप लिख लीजिए, ऐड कर लीजिए लाइन, द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, the degree of electrification of a body, the degree of electrification of a body is called electric potential. The degree of electrification of a body is called electric potential. ठीक है, ये मिटा रहा हूं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिराइव करने के लिए आ जाता है, और जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक विशेष हमारी सेल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लगती है। ये है अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to a point charge. Electric potential due to a point charge. जो कंसेप्ट यहाँ यूज होंगे थोड़ा वो भी बता देता हूं।
एक तो हम जानते हैं कि अगर दो चार्जेस हों जिनके मैग्नीट्यूड हो Q1 और Q2 और एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हों तो उनके बीच जो फोर्स लगता है, उस फोर्स के लिए कूलम्ब्स लॉ यूज होता है और फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0 into Q1 Q2 by r²। क्लियर है कि नहीं? ये फोर्स वेरिएबल फोर्स होता है बिकॉज ये डिपेंड किस पे करता है, r पे। तो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा करेंगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? और वर्क डन का एक फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 11 से। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये लेकिन कब यूज करते हैं, जब फोर्स कैसा हो, कांस्टेंट। अगर वेरिएबल फोर्स हो तो पहले अपन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन निकालेंगे, dw इसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, f dx। अच्छा, वर्क डन भी हम जानते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तीन तरह का होता है। जिस डायरेक्शन फोर्स लगा उसी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो पॉजिटिव। फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो तो नेगेटिव, और परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स है तो जीरो भी जाता है। क्लियर है? और छोटा वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रल करके आएगा। किसका इंटीग्रल? ये dw आ गया था हमारा। dw कितना आया था, f dx, और dx है मतलब विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल हो रहा है तो x की लिमिट्स रख देंगे विद इन लिमिट x1 एंड x2। तो अगर इंटीग्रल कर दे तो क्या निकल जाता है, वर्क डन। ये कंसेप्ट है 11 के जो यहाँ यूज होने वाले हैं। फोर्स के लिए वाला फॉर्मूला यूज होगा जो आपने पढ़ा है अपने कूलम्ब्स लॉ। और पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला अभी पढ़ा आपने, V इक्वल टू W बाई Q नॉट। V इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q नॉट। तो पहले Q नॉट टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे, उसको इंफिनिटी से लाएंगे एक पॉइंट P तक। लाने में क्या वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहले फोर्स निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले का यूज करके वर्क डन निकालेंगे, एंड जब टोटल वर्क डन आ जाए तो पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए W में Q नॉट का क्या कर देंगे, डिवाइड। ये कंसेप्ट इस डेरिवेशन के दौरान यूज होने वाले हैं। और अब हम डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर अ पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट O पर एक पॉइंट चार्ज Q हम एज्यूम कर रहे हैं, और इस पॉइंट चार्ज Q पे के कारण ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज Q हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। ये पॉइंट चार्ज Q कहां है, पॉइंट O पर। इससे r डिस्टेंस पे मान लिया एक पॉइंट है P, एंड एट दिस पॉइंट P सपोज वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली हम जानते हैं इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नॉट पॉसिबल, तो सब्स्टिट्यूट चार्ज Q नॉट लेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसको लाएंगे इंफिनिटी से पॉइंट P तक। तो उस लाइन को एक्सटेंड कहां तक करना पड़ेगा, इंफिनिटी तक। उस लाइन को हमने ऐसे एक्सटेंड किया और फिर डैश 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 कर दिया, लिख दिया अप टू इंफिनिटी। अब इंफिनिटी से पॉइंट P तक हम एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट को लाएंगे और उसमें किया गया वर्क डन निकालेंगे। तो सपोज इंफिनिटी और पॉइंट P के बीच में कहीं एक पॉइंट है A, और जब हम इंफिनिटी से ला रहे हैं टेस्ट चार्ज Q नॉट को P तक, तो इस बीच में कहीं एक पॉइंट पड़ गया A, और अब हमारा जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट जिसको ला रहे हैं वो सपोज कहां है, पॉइंट A। लेकिन इंफिनिटी जा रहे हैं, पहुंचना कहां तक है, P तक, ठीक है ना। लेकिन बीच में कहीं एक पड़ा हुआ है हमारा पॉइंट A, उस पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट सिचुएटेड है किसी टाइम, और उस समय इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज Q से वो सपोज मान लिया कितना है, x। क्लियर है कि नहीं? इतना डायग्राम पहले आप कंप्लीट कीजिए, हालांकि इसमें भी थोड़ा साज श्रृंगार और होगा, वो भी करेंगे अपन अभी। पहले इतना बना लीजिए। बन गया इतना, ठीक है ना। फिर थोड़ा थोड़ा बनाते हुए रहना, लिखते लिखते के दौरान, समझाइए के दौरान। ये है डायग्राम, समझ लो पहले क्या है इसमें। ये पॉइंट चार्ज Q है जो एक पॉइंट O पर सिचुएटेड है, इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है पॉइंट P पे, जो इससे r डिस्टेंस पे है। A एक पॉइंट है इंफिनिटी और पॉइंट P के बीच में कहीं, उस पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट सिचुएटेड है, और इस पॉइंट A का किसी टाइम जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है पॉइंट चार्ज। क्लियर है? लिख लीजिए, कंसीडर
a point charge q, ये लिख लेना, consider a point charge q at a point O. Consider a point charge q at a point O फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे we have to find electric potential. We have to find electric potential due to this point charge. We have to find electric potential due to this point charge at a point P. We have to find electric potential due to this point charge at a point P at a distance small r. Distance कितना है? Small r from it. At a distance small r from it. Clear है कि नहीं? Full stop लगा के लेकिन for this consider a positive test charge Q naught. For this consider a positive test charge Q naught at a point capital A. Positive test charge Q naught at a point capital A at a distance small x. At a distance small x from it. At a distance small x from O लिख दो, किसकी वजह को? From O. O पे क्या है? Point charge Q. तो point charge Q से कितने डिस्टेंस पे? X डिस्टेंस. पॉइंट ले लिया. फिर इनके लिखिए फोर्स एक्सपीरियंस बाय the test charge. टेस्ट चार्ज कहां रखा है? ए पे रखा है. और कितना फोर्स उस पे लगेगा वो अपने को देखना है. फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा कौन? ये पॉइंट चार्ज Q. और दो चार्जेस हैं Q और Q नॉट. डिस्टेंस इनके बीच का क्या है? x. इनके बीच फोर्स निकालना है. तो फोर्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? कूलम्ब्स लॉ. तो बाय कूलम्ब्स लॉ फोर्स F इक्वल टू क्या होगा बेटा? ध्यान से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे रहता ही है इनटू Q1 Q2. Q1 क्या है यहाँ पे? Q. Q2 क्या है यहाँ पे? Q नॉट. Q इंटू Q नॉट अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? x. x. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन x स्क्वायर. एनी डाउट? गिव इट इक्वेशन 1. कहां से आया ये? बाय कूलम्ब्स लॉ. क्या होता है फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. जय समझ आ रहा है कि नहीं? Q1 क्या है यहाँ पे? Q. Q2 क्या है यहाँ पे? Q नॉट. Q नॉट अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस r मत ले लेना. Q और Q नॉट के बीच का डिस्टेंस कितना है? x अपॉन x. बोलो कोई दिक्कत? डायरेक्शन क्या होगी इस फोर्स की? ये Q भी पॉजिटिव है, Q नॉट भी पॉजिटिव है. सिमिलर चार्ज क्या करते हैं? रिपेल. तो Q नॉट को रिपेल करेगा. इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी दिस. एरो बना के यहाँ पे लिख देना. दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स है. क्लियर है कि नहीं? फॉर्मूला फोर्स का देखते ही समझ में आ रहा है. फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कैसा है फोर्स? कांस्टेंट की वेरिएबल? भाई ये 1/4 पाई तो कांस्टेंट क्वांटिटी है. Q नॉट भी कांस्टेंट ही रहेंगे चाहे Q नॉट को इंक्रीज अदर करते रहो. लेकिन x लगे Q नॉट को थोड़ा सा भी आगे पीछे करोगे x बदलेगा कि नहीं? और अगर x यहाँ पे है वेरिएबल है, फोर्स भी कैसा होगा? वेरिएबल. और फोर्स वेरिएबल है तो पूरा वर्क डन इंस्टेंटली लेके पॉइंट P का एक बार में नहीं निकलेगा. अब ये काम कैसे होगा? इंस्टॉलमेंट्स. पहले छोटी सी इंस्टॉलमेंट लेते हैं अपन, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराते हैं A से B की ओर. तो एक पॉइंट B अपन एज्यूम कर लेंगे A के बहुत पास और जिनके बीच का डिस्टेंस होगा बहुत कम, दैट इज dx. स्मॉल के लिए परंपरा d लगा देते हैं अपन. स्मॉल डिस्टेंस ले लिया dx. B पॉइंट A से इस साइड में P की तरफ
यहाँ ला रहे हैं अपन इंफिनिटी से पॉइंट बी क्यों ला रहे हैं, इस दौरान ये बीच में दो पॉइंट आ गए ए और बी जो एक दूसरे के बहुत करीब है। तो लिख लीजिए वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट work done for small displacement, और small displacement a b equal to dx है, will be work done for, पहले बटन किसके लिए निकाल रहे हैं, small displacement। small displacement कितना है, a b equal to क्या है, dx, तो will be, तो small है तो work done को w से रिप्रेजेंट करते हैं, small है तो d लग गया, आगे dw, dw इक्वल टू क्या होगा, एफ डी एक्स। फोर्स तो एफ है और डिस्प्लेसमेंट dx है। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, फोर्स की डायरेक्शन तो अपन ये देख रहे हैं, ऐसे लग रही है रिपल्शन फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं इसके अपोजिट, पास ले जा रहे हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, नेगेटिव है तो साइन क्या आ जाएगा आगे, माइनस। तो dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, और एफ की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी क्वेश्चन 1 में, माइनस साइन क्यों समझ में आ नहीं आया, बिकॉज फोर्स रिपल्सिव फोर्स है, क्यू की नोट को रिपेल कर रहा है, ठीक है कि नहीं। या तो डायरेक्शन लिख भी सकते हैं, भाई ये चार्ज क्यू कहाँ है, ओ पे, और ये कहाँ है, ए पे, तो फोर्स की डायरेक्शन है ओ से ए की ओर, अलोंग ओ ए, अलोंग ओ ए। डायग्राम में बना भी दिया है अपन ने डायरेक्शन ये, और फिर भी यहाँ मेंशन भी कर दिया अलोंग ओ ए, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ए से बी की ओर, मतलब फोर्स के अपोजिट, इसलिए माइनस आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो dw इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस एफ की जगह एफ की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 से, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो आ गया एफ की जगह, और dx की जगह dx लिख देंगे अपन, तो dw इक्वल टू ये आ गया। एनी डाउट, लेकिन ये कौन सा वर्क डन है, ये स्मॉल वर्क डन हो गया फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ab इक्वल टू dx, और वी हैव टू फाइंड टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट p। वो टोटल वर्क डन से कई स्मॉल वर्क डन का सम करके आएगा, और छोटी छोटी चीजों का सम करने के लिए बड़े बच्चे क्या करते हैं, इंटीग्रल। इंटीग्रल, जागते रहो, ठीक है कि नहीं। आप लिखेंगे टोटल वर्क डन, जहां पे स्मॉल वर्क डन आ गया आप लिखेंगे देयरफॉर टोटल वर्क डन in bringing the test charge, in bringing the test charge Q naught, कहां से लाएंगे, फ्रॉम इंफिनिटी कहां तक लाएंगे, टू पॉइंट P, will be, ये बात लिख देना, ठीक है कि नहीं। तो टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज Q नॉट, क्या निकाल रहे हो, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज Q नॉट, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी कहां तक, टू पॉइंट P, विल बी। ये टोटल वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखना, जब ये स्मॉल वर्क डन निकाल रहे हैं तो D लगाना भूल मत जाना, और जब टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं तो भूल से D लगा मत, दोनों बातें बता है कि नहीं। यहाँ D मत लगा देना, टोटल वर्क डन है W, कैसे आएगा ये, तो मैंने कंसेप्ट बताया इंटीग्रल करके। सो इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स होता है, एफ डी एक्स की वैल्यू ये थी, ये रख देंगे यहां से, यानी वन अप माइनस भी है, ध्यान रखना, माइनस ना भूल जाना, माइनस भी आएगा, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत। अब जैसे हमने देखा कि पीछे लिखा है dx, मतलब इंटीग्रल हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं वो सब क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक हो या पूरी बारात,
बाहर निकाल देते हैं। तो पूरे कांस्टेंट जो है 1/4 माइनस साइन भी क्यू नॉट सबको बाइज्जत बाहर निकाल लो। तो माइनस क्यू नॉट ऊपर से जा रहे हैं और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे से, ये निकाल लिया बाइज्जत बाहर, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है कांस्टेंट। तो कैसे पहचान लेते हो सर आपके कांस्टेंट है? भाई इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में। जिसमें एक्स आ रहा है, एक्स स्क्वायर वो तो फंक्शन है, इन सब में कहीं एक्स आ रहा है क्या? नहीं, तो ये क्या है? कांस्टेंट। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? निकालो बाहर, ठीक है कि नहीं? अब देखो अंदर क्या बचा। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, मैंने लिमिट्स भी बताई थी x1 x2, यहाँ पे आपने लिमिट नहीं रखी है, तो लिमिट भी रखेंगे। x1 मतलब लोअर लिमिट, कहां से ला रहे हैं? तो कहां से ला रहे हैं बेटा? इंफिनिटी से। तो लोअर लिमिट तो हमारी क्या हो जाएगी? तो बेटा देखिए, ये हम बता रहे थे कि हर टर्म के लिए हमने जब लिमिट्स रखनी है तो लिमिट्स क्या देख के रखनी है कि किसकी लिमिट्स। लिमिट होती किसकी है? जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है। इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? पीछे dx लिखा, मतलब इंटीग्रल हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिमिट्स किसकी रखेंगे? x। एंड व्हाट इज x? x इज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज q से डिस्टेंस है x। उसकी दो लिमिट होंगी, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट मतलब कहां से ला रहे हैं, तो अपर लिमिट मतलब कहां तक ला रहे हैं। तो कहां से ला रहे हैं बेटा? तो ला रहे हैं कहां से? इंफिनिटी से। तो इंफिनिटी का तो पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस भी क्या होगा? इंफिनिटी। तो लोअर लिमिट तो हमारी क्या हो गई? इंफिनिटी। लेकिन अपर लिमिट क्या होगी? कहां तक ला रहे हैं, तो ला कहां तक रहे? पी तक। तो अपर लिमिट क्या होगी? पी का डिस्टेंस इससे पॉइंट चार्ज से, वो कितना है? आर। तो अपर लिमिट हो जाएगी हमारी आर। ओके, विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है इंटीग्रल, तो लिमिट x की रखेंगे और x पता है पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस। तो पॉइंट चार्ज से दो डिस्टेंस, एक कहां से ला रहे हैं उसका डिस्टेंस और एक कहां तक ला रहे हैं उसका डिस्टेंस। कहां से ला रहे हैं उसका डिस्टेंस होगी लोअर लिमिट और कहां तक ला रहे हैं उसका डिस्टेंस होगी अपर लिमिट। तो ला रहे हैं इंफिनिटी से, तो लोअर लिमिट इंफिनिटी का डिस्टेंस, तो इंफिनिटी का डिस्टेंस भी क्या होगा? इंफिनिटी। और ला रहे हैं पॉइंट P तक, तो पॉइंट P का डिस्टेंस, पॉइंट P का डिस्टेंस पॉइंट चार्ज से क्या है? ये लिमिट हमारी यहां भी रहेंगी नीचे इंफिनिटी टू आर। कांस्टेंट जरूर बाहर निकल गए, लिमिट तो रहेंगी। और अंदर क्या बचा? क्यू नॉट 2 का एप्सिलॉन माइनस सब निकल गया, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स स्क्वायर कहां है? नीचे। एक्स स्क्वायर में लिखना खाली, क्या लिखेंगे? 1/x। देखो ना यहां तक तो फिजिक्स, आगे क्या है? दैट इज इक्वल टू ये माइनस क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो एज इट इज रहेगा। अच्छा 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल करने के लिए 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल करने के लिए क्या होगा? x की पावर -2 dx, ये रहेगी नहीं? x की पावर -2 dx। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आएगी? अब यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रल का, जो क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहला ही फॉर्मूला इंटीग्रल का ये होता है इंटीग्रल ऑफ x की पावर n, और ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर है? दिस इज द फॉर्मूला। जिनको नहीं पता नोट कर लो, इंटीग्रल का ये फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। इंटीग्रल जब भी करना हो x की पावर, कोई भी पावर x की पावर पॉजिटिव नेगेटिव, ये फॉर्मूला होता है x की पावर n का इंटीग्रल x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं x की पावर क्या है? -2, मतलब n की जगह यहाँ पे क्या है? -2। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपन, w के इक्वल चल रहा है ये सब इक्वल टू किसके है? w के। w इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर है ही। इंटीग्रल के अंदर x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपन, तो फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। x की पावर n की जगह क्या है? -2, तो x की पावर -2 प्लस 1 एंड होल अपॉन नीचे भी -2 प्लस 1। एनी प्रॉब्लम? और w इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। -2 प्लस 1 क्या होता है? -1
अपॉन में आ जाएगा क्या -1 और x की पावर भी क्या हो जाएगी -1। देखना बेटा इंटीग्रल करते ही इंटीग्रल का साइन हट जाता है और इंटीग्रल की जगह किसका साइन आ जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। लेकिन लिमिट हम खुद भूल गए, आप मत भूल जाना, लिमिट लिखते रहना इन्फिनिटी टू r। इंटीग्रल साइन हट भी जाए, बड़ा ब्रैकेट भी आए, लिमिट तब भी रहेंगी, बस फर्क क्या हो जाएगा, इंटीग्रल लिमिट आगे और जब स्क्वायर ब्रैकेट लिमिट पीछे चली आती है। ये इन्फिनिटी r, लिमिट ना भूल जाना, याद रखना। यहां तक सबको समझ में आ गया पूरा? कोई दिक्कत किसी स्टेप में? बस अब हाथी निकल गया, पूछ रहे ये जो -1 है, माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर अपॉन में 1 लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो दिस इक्वल टू ये हो जाएगा QQ0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये रह जाएगा ओनली x की पावर -1 ब्रैकेट के अंदर लिमिट इन्फिनिटी टू r। समझ में आया क्या किया है? ये माइनस बाहर ले गए, माइनस माइनस प्लस हो गया है। यही समझ लो, नहीं घर जाके बाद नोचो माइनस कहां चला गया। हाँ देख लो अच्छी तरीके से, कहां चला गया माइनस। ये जो -1 था अंदर, ये बाहर ले गए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो अकेला अपॉन में 1 रह गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है अपॉन में। x की पावर -1, x की पावर -1 में भी लिमिट नहीं रखेंगे अपन, x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन x। दिस इक्वल टू ये हो जाएगा QQ0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x की पावर -1 की जगह लिख सकते हैं 1 बाय x लिमिट इन्फिनिटी टू r। ये लिमिट से हमारी, बताइए कोई दिक्कत? W के इक्वल चल रहा है ये पूरा। नाउ दिस इक्वल टू QQ0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ 1 अपॉन x है, लिमिट से दोनों r और इंफिनिटी किसकी है, x की जगह रखी जाएगी। 1 अपॉन x है तो 1 अपॉन तो लिखेंगे। x की पहले लिमिट रखते हैं कौन सी, अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है r, तो 1 अपॉन r हो गया। बीच में साइन किसका आता है, माइनस का। पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, फिर 1 अपॉन लिखेंगे और लोअर लिमिट x की जगह क्या रख देंगे, इन्फिनिटी। 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। बट डू यू नो व्हाट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी? ना पता हो तो जान लो, 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0। वन क्या, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी है वो क्या होता है 0। एनीथिंग अपॉन 0 होता है इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी होता है क्या 0। तो अगर 1 अपॉन इन्फिनिटी की जगह आप 0 रख दें तो आगे का एक्सप्रेशन में यहाँ कर रहा हूं, यहाँ बता दिया मैंने। तो ये सब किसके इक्वल चल रहा है, W के इक्वल चल रहा है। तो यहाँ पर W इक्वल टू बाहर आपका है QQ0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर आपका बचा 1 अपॉन r माइनस 0। 1 अपॉन r माइनस 0 इज 1 अपॉन r। इसको थोड़ा और सुंदर बना के मैं लिख सकते हैं, और W इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन अकेले अच्छे लगते हैं, इनको अलग लिख लिया। QQ0 को उधर ले आए, ये हो जाएगा QQ0 अपॉन r। एंड इट आउट एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 2। ये वर्क डन आ गया हमारा। W इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू QQ0 अपॉन r। दिस इज वर्क डन। और अब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे इसके लिए, पोटेंशियल के लिए। पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या बताया था भाई, V इक्वल टू W बाई Q0। प्रॉपर लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P का फॉर्मूला रखेंगे, V इक्वल टू क्या होता है भाई, W बाई Q0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, V इक्वल टू क्या हो गया, W बाय Q0 फॉर्मूला होता है। बस अब पूछ भी निकल गई, बाल बाल बच्चे देख नहीं। तो देखिए अब आप
W की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो वैल्यू अपन यहाँ इक्वेशन 2 से रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ W फ्रॉम इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ W फ्रॉम इक्वेशन 2। ये W की वैल्यू कहां रख देंगे? यहां रख देंगे, इक्वेशन 2 वाली। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? W की जगह लिखेंगे 1/4π0 Q by R into Q naught by R and whole upon, ये तो W की वैल्यू रखी, W की जगह अपॉन में क्या है? Q naught। नाउ Q naught ये वाले इस वाले से क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो फाइनली एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है फॉर्मूला? 1/4π0 into ऊपर बचा है Q और नीचे बचा R। कैसे आया तो याद रखना ही है। क्या आया भी बहुत जोर से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आगे पूरे चैप्टर में फॉर्मूला यूज होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट चार्ज V इक्वल टू क्या होता है? 1/4π0 into Q upon R। अभी तक हमने जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी उसमें क्या डिफरेंस है वो भी चेक कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पॉइंट चार्ज के कारण फॉर्मूला अपन जानते हैं, E इक्वल टू क्या होता है? 1/4π0 into Q by R square। R स्क्वायर। इसमें उसमें सिमिलरिटी और डिफरेंस नोटिस कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो डिस्टेंस में नीचे R का क्या होता था? स्क्वायर। यहाँ गलती से मत कर देना स्क्वायर, यहाँ R ही है केवल। क्लियर है? दूसरा, इस फॉर्मूले में चार्ज का केवल क्या रखते थे? मैग्नीट्यूड, साइन नहीं रखते थे। यहाँ साइन रखना भूल मत जाना, साइन का बड़ा इंपॉर्टेंट है। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो पोटेंशियल पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव, नेगेटिव के कारण नेगेटिव, साइन रखना भी जरूरी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो अपन डायरेक्शन भी देखते थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते थे, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डायरेक्शन निकालते थे। क्योंकि हैबिट वही पड़ी है तो अभी जल्दी जाएगी नहीं। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसमें भी डायरेक्शन देखने लग गए। भैया ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। कौन डायरेक्शन नहीं होगी इसमें, ये रखी नहीं। इसके अलावा याद रखना कि जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक से ज्यादा फोर्स होती थी किसी पॉइंट चार्ज पर, तो अपन क्या करते थे? टोटल निकालने के लिए वेक्टर सम करते। कौन सा सम करते थे? वेक्टर सम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बट याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। या कोई वेक्टर सेक्टर सम नहीं होना, डायरेक्शन वाइरेक्शन होती नहीं है। सिंपल क्या करेंगे? एग्जाम्पल, एक ज्यादा पोटेंशियल है V1 V2 V3 किसी पॉइंट पे, टोटल पोटेंशियल V सारी से जोड़ देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। एनी डाउट? तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि जो पढ़ाया समझ में आया होगा सबको, ठीक है ना? और प्लीज ये वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना जिन्होंने नहीं किया अब तक, ठीक है ना? ऐसे ही वीडियोस के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही।